तो माइनिंग राइट्स कौन से टाइप का असेट होता है? सवाल यह आता है बच्चों के मन में कि सर डेबिट में आर नहीं आता लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर में आर आता है। तो आज मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज ये है कि बैंक रियल है या बैंक पर्सनल है। और सवाल का जवाब बताता हूं। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एक दिन ऐसा फर्ज करो कि आपके एरिया में कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा, सब अपने अपने रूल पालन कर रहे हैं। कोई लाल बत्ती पे रुक रहा है, कोई लाल बत्ती पे चल रहा है, कोई हरी बत्ती पे रुक रहा है, कोई हरी बत्ती पे चल रहा है। सबकी अपनी अपनी स्पीड लिमिट हो गई। कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, ओवरटेकिंग, रॉन्ग साइड। भाई साहब कैओटिक माहौल हो जाएगा, डर का माहौल। भाई साहब मैं तो ये कहता हूं लाशें लाशें होंगी, ब्लड बात हो जाएगा, हारमोनी खत्म हो जाएगी। हम अपने जीवन में जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं ना, वो हारमोनी के लिए देखते हैं। चाहे वो आपका घर हो, आपका स्कूल हो, आपका एरिया हो, आपका देश हो। हारमोनी नहीं होगी ना, सब अपनी अपनी मारना शुरू कर देंगे। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, कुछ नहीं पता होगा। एक क्योटिक सा माहौल हो जाएगा। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, हमने अभी तक 5 चैप्टर कर लिए। पहले 4 थ्योरी के चैप्टर और पिछला अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर किया, पहले बात तो मैं उस लेक्चर की तारीफ कर दूं, भाई बहुत अमेजिंग ट्रांजैक्शन है, किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगी। हल्का सा ट्रस्ट करते हो तो जाकर उस लेक्चर को जरूर देख लेना। वहां पर मैंने बात बताई थी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है, जब हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम यह कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेबिट, ये भी हमें पता है। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। सही है जी। सर कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने मशीनरी खरीदी है, बॉट मशीनरी इन कैश। तो हम सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस में मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा कैश क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। हम इतने सक्षम हो चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के बाद कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने का और पढ़ने का मेन कारण यही था कि हम 2 एस्पेक्ट जान पाए। लेकिन इनमें से एक कारण डेबिट होगा और एक कारण क्रेडिट होगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे रूल्स के हिसाब से ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो तो हम इस चैप्टर में जानेंगे, यही पढ़ने हम आज आए हैं आज आए हैं। लेकिन मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट अगर सब अपने अपने स्टाइल से करने लग गए, कोई डेबिट कर रहा है, कोई क्रेडिट कर रहा है, तो भैया क्योटिक माहौल हो जाए। हमारे अकाउंटेंसी के 4 मेजर क्वालिटेटिव पिलर याद है, क्या थे? अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबल। ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, धाराशाही हो जाएंगे। सब अगर अपने अपने रूल्स मारना शुरू कर देंगे अकाउंटेंसी में, तो हमारे अकाउंट्स अच्छे नहीं बनेंगे, समझ नहीं आएंगे, रेलेवेंट नहीं होंगे, अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, कंपेरेबल नहीं होंगे। आप डेबिट कर रहे हो, मैं क्रेडिट कर रहा हूं, कैसे कंपेयर करोगे अपने अकाउंट्स को? समझ रहे हो? तो यहां पर एक रूल बनाने की जरूरत पड़ गई है। और यह चैप्टर तुम्हारे जीवन काल का, कॉमर्स के जीवन काल का, अकाउंटेंसी के जीवन काल का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मान के चलो यह है भाई रीढ़ की हड्डी। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, खराब हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता, चलने की तो बहुत दूर की बात। अगला लेक्चर जर्नल, वाउचर, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिना इसके अधूरे है। अधूरे मतलब आप सांस भी ले सकते बेटा वहां पर। तो एज अ एल्डर ब्रदर आई बेग यू टू लर्न दिस चैप्टर बाय हार्ट। ठीक है ना? इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा मैं। बाय हार्ट आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, याद करना है। बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहां याद करने की चीजें बहुत ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आता कि लाल बत्ती पे ही रुकते क्यों है, पिंक कलर क्यों पसंद नहीं आया किसी को। साइंटिफिक मेथड्स हैं कि सर वो ज्यादा ब्राइट है, ये है वो है, लेफ्ट साइड से ही, राइट साइड से ही, इधर से ही ओवरटेक क्यों करना है। कुछ रूल्स बनाए जाते हैं हार्मनी के लिए, ये भी रूल्स बनाए गए हैं एक एक प्रॉपर हार्मनी के लिए, वो चारों पिलर को ठीक करने के लिए। तो इनके पीछे कारण नहीं ढूंढ पाएंगे, क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे, कि बस क्या को आपको याद रखना है।
इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली ये वाला लेक्चर मैं पहले भी बना चुका हूँ, 1.5-1.25 लाख व्यूज हैं उसके ऊपर। स्टार्टिंग में बनाया था वो चैप्टर जब मेरा ये चैनल शुरू हुआ था, वहां पर मैंने टीएस गरेवाल को कंसिडर किया था। लेकिन आज आप पूरी पीपीटी में आपको हल्के से दिखा देता हूं। एक भी क्वेश्चन मैं ना ऐसा लेकर नहीं आया हूं भाई कि मैंने किसी कॉपी से उठा लिया हो। ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये पूरी की पूरी पीपीटी 1.5 घंटे से मैंने अपने हाथ से बनाई है। वो थॉट डाले हैं जो बच्चों को किताबों में नहीं मिलते, थोड़ा अपग्रेड मैनर किया है। इस साल के जितने भी लेक्चर में बनाने वालों अपग्रेड मैनर में बना ले, ठीक है जी। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर लिए, पांचों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, फिर इस छठे लेक्चर पर आना। मेरे हिसाब से 5 मिनट 5.5 मिनट का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। शुरू करते हैं लेक्चर, अभी आएंगे हम इस पर। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इसको समझने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती है। एक होती है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है बच्चों मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना। एक एक करके जानेंगे। सर हमें अप्लाई कौन सी करनी है? दोनों अप्रोच आपको यह सिखाएगी कि कौन सा डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। लेकिन प्यारे 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 बच्चों, हम अप्लाई ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम आज के युग के बच्चे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है। ये एक हिस्ट्री है हमारी और आगे जाकर ये बहुत काम आने वाली है। आपके जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे इस साल भी काम आएगी हल्की फुल्की, वरना आगे जब आप कॉलेज के बाद इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे या कॉलेज लाइफ में, बेसिक्स ये ऐसे ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको आने चाहिए, ठीक है ना। बाकी हाँ, जर्नल बनाते वक्त हम जो अप्लाई करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो मॉडर्न अप्रोच ही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। मॉडर्न अप्रोच से ज्यादा जरूरी यही मान के चलो। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि हमारे अकाउंट्स के 3 प्रकार के नेचर होते हैं, यानी पूरी की पूरी अकाउंट्स में सिर्फ 3 नेचर के अकाउंट्स होते हैं। जो पहला नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट, वो होता है प्यारे बच्चों रियल नेचर का अकाउंट होता है। दूसरा जो नेचर होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है प्यारे बच्चों? पर्सनल अकाउंट। और जो तीसरा होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, वो होता है नॉमिनल। अब मैं आपको बताता हूं किस अकाउंट को आप पर्सनल बोलते हो, किसको रियल बोलते हो, किसको नॉमिनल बोलते हो। बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। जितने भी एसेट्स आते हैं हमारे, जितने भी एसेट्स होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। इनको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट हैं आपके, वो सारे के सारे रियल अकाउंट होते हैं। उनको हम रियल का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बाकी आप असेट के नाम, कोई भी 5-5 असेट के नाम आप यहां पर जरूर लिखें कि ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है बेटा। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है। उसके बाद बात करोगे तो गुडविल यानी इनटैंजिबल असेट हो सकते हैं। गुडविल कह लो, पेटेंट कह लो, कॉपीराइट्स कह लो, ये हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, और बताओ और बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है जी, एटसेट्रा। जितने भी आपके ये एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट, जैसे आपका स्टॉक हो गया, स्टॉक भी इसी में ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है साल के एंड में, वो हमारा रियल नेचर का कहलाया जाता है, ठीक है जी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये होते हैं बेटा हमारे रियल नेचर के अकाउंट, ओके। इसके बाद बात करेंगे नॉमिनल नेचर की। सर पर्सनल, अरे 2 मिनट तो रुको, पहले हम बात करेंगे नॉमिनल नेचर की। यहां पर आते हैं ऑल सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू। ये सारी की सारी चीजें हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती है, ठीक है ना। अब जैसे इसके अंदर अगर मैं फर्दर बाइफरकेट कर दूं प्यारे बच्चों आपके लिए, तो जैसे एक्सपेंसेस लॉसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे बड़ा खर्चा होता है हमारा माल खरीदना। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा होता है माल खरीदना।
माल खरीदना, लॉस में बैड डेट डाल सकते हो, सैलरी डाल सकते हो, वेजेस डाल सकते हो, इंटरेस्ट, और बताओ खर्चे, इंटरेस्ट डाल सकते हो, कैरिएज डाल सकते हो, कार्टेज। पिछले लेक्चर में मैंने कैरिएज, कार्टेज, फ्रेट में फर्क बताया था आपको, दोबारा बता देता हूं। देखो पहली बात तो कैरिएज और फ्रेट एक ही बात होती है, सिनोनिम होते हैं। कार्टेज जब छोटा एरिया होता है ना, जैसे एक शहर मतलब विद इन लोकली अगर आप माल इधर से उधर भिजवा रहे हो ट्रक टेम्पू रेड़े पर, उसको हम कार्टेज बोलते हैं। कार्टेज इनवर्ड भी होता है, कार्टेज आउटवर्ड भी होता है। सुनना मेरी बात, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो अपने गोदाम में और रेड़े वाले को, ट्रक वाले को, टेम्पू वाले को, लॉरी वाले को पैसे दे रहे हो, तो होता है कैरिएज या कार्टेज या फ्रेट इनवर्ड। अगर आपने माल बना दिया और अपने क्लाइंट को फ्री होम डिलीवरी दे रहे हो, तो भी आप रेडा ट्रक टेम्पो के पैसे आप ही भर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कैरिएज, कार्टेज, फ्रेट, आउटवर्ड। अब इनमें फर्क सिर्फ एक ही है, अगर आप लोकली माल इधर उधर कर रहे हो तो कार्टेज होता है, मतलब दूसरे देश दूसरे शहर से कर रहे हो, जहां शिप, फ्लाइट, ट्रेन या बड़े बड़े ट्रक, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर से कन्याकुमारी आप माल भेज रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका, तो उसको हम फ्रेट या कैरिएज बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। उसके अलावा रिपेयर्स हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, जितने भी खर्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रीसिएशन हो गया, टैक्सेस हो गए, एटसेट्रा, अभी हम और भी पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल नेचर के होते हैं। और अगर हम इनकम की बात करें, तो जैसे माल बेचना मेरा सबसे ज्यादा इनकम का काम होता है, इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पुराना कोई असेट बेच के फायदा हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारी क्या होती है बेटा, नॉमिनल। ये बहुत खूबसूरत सा अकाउंट बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, पेज बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा प्यारा सा बनेगा, ठीक है ना। फिर आता है प्यारे बच्चों हमारा नेचर दूसरा, वो है पर्सनल नेचर। पर्सनल के अंदर जहां पर नाम आ जाएगा, जितने भी नाम होते हैं ना वो आ जाएंगे। जैसे हमारी जितनी भी कैपिटल हो गई वो पर्सनल नेचर की है, जहां नाम आ जाएगा। जितनी भी लाइबिलिटीज हो गई यहां नाम आ जाएगा। डेटर हो गए, अभी मैंने वहां लिखा है ना, बैंक हो गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी है भाई यहां पर, इसके बारे में बहुतों को पता नहीं होता। एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज ये है कि बैंक रियल है या बैंक पर्सनल है। और सवाल का जवाब बताता हूं। देखो पर्सनल ना तीन प्रकार के होंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल होता है। अभी बताता हूं दोनों में से क्या होता है। अगर हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज क्रिएटेड बाय लॉ है, जैसे ओएसआर अकेडमी, साइंस एंड फन, इन द आइज ऑफ लॉ वो एक पर्सन माना जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ अगर कोई चीज पर्सनल मानी जाती है तो उसको पर्सनल अकाउंट का नाम दिया जाता है। तो ये बड़ी मिस्ट्री सी है कि बैंक को रियल अकाउंट लेते हैं क्योंकि वो असेट है, नहीं, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है 100%। किसी को भी जाकर आप बोल सकते हो ठोक बचाकर। लेकिन कुछ टीचर्स दोनों लिखने पर ठीक कर देते हैं 11th स्टैंडर्ड में। 12th में जाकर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है ना। वैसे पर्सनल होता है, 12th में जाके पता चल जाएगा। बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गए, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपकी आ जाएंगी। जैसे कैपिटल से जुड़ा होता है बेटा ड्राइंग, ड्राइंग भी तो एक इंसान कर रहा है ना, ठीक है ना। बैंक लोन हो गया, बैंक लोन, लाइबिलिटी जितनी भी हो गई, क्रेडिटर हमने लिख दिया, डेटर हमने लिख दिया, लाइबिलिटी हो गया, वो सारी की सारी चीजें हमारी यहां पर आ गई। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू। अरे सर वो तो यहां आ चुकी है, यहां पर फिर क्यों आ रही है? सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, रेवेन्यू यहां पर क्यों आ रहे हैं? अरे रुक तो जाओ, आगे देख तो लो, आगे क्या लिख रहा हूं। आगे लिख रहा हूं विद सफिक्स एंड प्रीफिक्स। क्या होते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स? हिंदी में पढ़ते थे, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी जैसे अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो वो नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग लिख दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा।
क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अब वो क्या है कि पर्टिकुलर पर्सन का ही आउटस्टैंडिंग रेंट चल रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे एक्रूड कमीशन है, किसी एक पर्सन की कमीशन एक्रूड है, दो चार लोगों से एक्रूड लोगों से लेने, जैसे डेटर हमारा पर्सनल हो गया, ऐसी एक्रूड कमीशन भी पर्सनल हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब वो चार केसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चार शब्द तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट है। और एक है प्रीपेड। ये चारों शब्द भी क्या माने जाते हैं बेटा, हमारे पर्सनल नेचर के माने। तो सबसे पहले अभी इस पूरी स्लाइड के अंदर, इसको बहुत दिल से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। पूरी स्लाइड का काम यह था कि हम हर एक अकाउंट को तीन नेचर में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा मशीनरी है तो तू रियल है, अच्छा मोहन द डेटर, अच्छा तू पर्सनल है, ड्राइंग तू भी पर्सनल है, बैंक लोन तू पर्सनल है, सैलरीज अच्छा तू नॉमिनल हो गया, रेंट रिसीव्ड तू नॉमिनल हो गया, बैड डेट तू नॉमिनल हो गया। हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया पूरे के पूरे अकाउंट्स में तीन पार्ट्स के अंदर, एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। तो ये आया प्यारे बच्चों रियल अकाउंट, प्यारा सा इसको बना लेते हैं। एक आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट और एक आ गया हमारा नॉमिनल। सर जी डेबिट क्रेडिट किथे हैगा, हमें तो पता ही नहीं चला कि यहां पे कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तभी तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, तभी तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। बहुत घुमा फिरा के बातें। आज भी जो ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं, इनफैक्ट हमारे टीचर्स जो थे, वो अपने मन में जब भी जर्नल एंट्री करते थे तो यही लगाते हैं। आज आप किसी पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट की वीडियो देखो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो वो मॉडर्न अप्रोच के ऊपर कम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच पे ज्यादा बात कर रहे हैं। कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, ऐसा कोई लेना देना नहीं भाई, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अब ट्यूब वाला टायर लगाओगे या ट्यूबलेस लगाओगे, ये बताओ। सबको पता है ट्यूबलेस लगवाओ। अपनी गाड़ी में नॉर्मल हवा भरवाओगे या नाइट्रोजन भरवाते हो आजकल, आज सब ज्यादातर लोग गर्मियों में नाइट्रोजन भरवाते हैं, टायर को ठंडा रखता है, और ऐसे ही होता है ना। तो जब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मिक्सी आ चुकी है, तो सिलबट्टा का ही इस्तेमाल करना। कभी कभी टेस्ट के लिए कर लेते हैं सिलबट्टा इस्तेमाल, हमारे दिल्ली शहर में तो बहुत ही रेयर मिलता है सिलबट्टा, मेरे ही घर के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। कॉफी ब्लेंड करनी है तो हाथ से नहीं फेंट रहे ना, उसके लिए विस्कर लेकर रखा हुआ है हम लोगों ने। तो जब चीजें मॉडर्नाइज हो रही है तो हमें भी उस हिसाब से मॉडर्नाइज होना है। गलत सही दोनों दोनों ही बेहतर है, अप्लाई वो है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बड़ी आसान है, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल से पहले एक बारी जिसके ऊपर कम बात होती है वो है पर्सनल अकाउंट के तीन प्रकार। एक है नेचुरल, जो आपका नाम है, नेचुरल मतलब एकदम नाम, जैसे राम हो गया, श्याम जो भगवान ने बनाए हैं, ठीक है ना, श्याम हो गया, ठीक है, जो प्रोप्राइटर हो गया जनरली, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है जी। चलो एक गर्ल का नाम भी लिख लेते हैं, गीता एटसेट्रा, ठीक है ना। फिर आता है आर्टिफिशियल, जो क्रिएटेड है, जैसे फर्म का नेम, जैसे जियो लिमिटेड, साइंस एंड फन, ओएसआर एकेडमी, जो क्रिएटेड है। हमारा बैंक अकाउंट, उशांघई का बैंक अकाउंट क्रिएटेड है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हो गया वही हमारा, अभी मैंने बताया ना, जैसे आउटस्टैंडिंग वाले होते हैं, जैसे प्रीपेड वाले होते हैं एटसेट्रा, जो होते नहीं है बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। इसकी बाइफर्केशन अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर सकते हो, एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकता है कभी कभी। अब आते हैं कि सर कौन सा डेबिट करूं और कौन सा क्रेडिट करूं, ये कैसे चलेगा। बेटा तीन गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला रूल आता है आपका रियल नेचर के लिए, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी। ये आता है रियल नेचर के लिए। फिर आता है पर्सनल वाला। पर्सनल नेचर में कहते हैं डेबिट द रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन एक कॉमर्स का बच्चा, एक अकाउंटेंसी का बच्चा अगर ये नहीं याद रखता तो समझ लो भाई, देखो सिंपल सी बात है, हमें अपने पुराने श्लोक ग्रंथ ये सब चीजें याद होती हैं, ठीक है ना। चाहे हम किसी भी धर्म से आते हैं, जैनिज्म, पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमको बेसिक रूट्स की चीजें याद होती है ना, वैसे इसको याद कर ले, ठीक है जी। वैसे ही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर,
इस्तेमाल नहीं करना, सोचना ही नहीं है। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या रहे, समझने की जरूरत ही नहीं है भाई। वैसे तो इंग्लिश ये डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। अरे भाई ये याद ही मत करना, मेरी मान लो, ट्रस्ट मी, 1% ट्रस्ट कर लो, मजे मजे हैं जीवन में। तीसरा, वैसे तुम्हारे टीचर भी मॉडर्न ही कराते हैं ज्यादातर। फिर आता है नॉमिनल। नॉमिनल आसान है समझना, ये कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी हमेशा खर्चा डेबिट होगा, इनकम गेन रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है जी। अब ये बात तो यहां पर ही खत्म कर देते हैं। इस पूरे सिनेरियो से, इन दोनों स्लाइड से आराम से देखो, इन दोनों स्लाइड से आप ये वाला क्वेश्चन ही सीखोगे कि बाइफर्केशन करनी है, कौन सा रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। वी आर नहीं, मैनी ऑफ द टीचर्स आर नॉट यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्रिएट जर्नल एंट्री। ठीक है जी। इंग्लिश इज गेटिंग वेरी वेरी हाई बिकॉज, चलो छोड़ो अभी नहीं बताते, बाद में बताएंगे। ठीक है जी, बिकॉज के आगे बन नहीं रहा कुछ। इन्वेस्टमेंट चलो, अब क्या, ये 18 क्वेश्चन है। अब इन 18 क्वेश्चंस को आपने करना है, टेक योर टाइम। देखो सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हारा ब्यूटीफुल सा ये चीज बना लिया, तो एक फोटो लेकर कॉमर्स एंड फन इंस्टाग्राम चैनल पर जरूर टैग करना। धन्यवाद जी। ठीक है जी, फोटो लेकर, ठीक है ना, फोटो ले लिया ना तुमने, ये बहुत प्यारी चीज तुम्हारे लिए बना दी। हैंडराइटिंग देखो भैया, ऐसा लगता है मोती है। ठीक है उसके बाद अब आपको ये करना है, बाफकेट करना है, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है। गो फॉर इट। और पॉज करके एक बार ही कर लेना, उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है ना। चलो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है, इसलिए ये क्या हो गया, रियल। मैं आर ही लिख रहा हूं। ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक मेरा पर्सनल है तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो मेरी लाइबिलिटी है, ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, पर्सनल हो गया। फिर आता है कैरियज इनवर्ड, अभी बताया खर्चा होता है, तो ये हो गया हमारा नॉमिनल। एक्साइज ड्यूटी, अच्छा देखो नया क्या है, कोई बात नहीं करता एक्साइज ड्यूटी के बारे में, टीएस गरेवाल ने एक जिक्र दिया हुआ है। ठीक है जी। अब जैसे स्टेशनरी लेकर आया हूं, बिल पेबल लेकर आया हूं, कुछ कुछ चीजें अभी आगे जाकर ऐसी मिलेंगी जो थोड़ा सा नया है। ठीक है ना, मतलब किताबों में बहुत कम यूज किया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी काइंड ऑफ टैक्स होता है, जब आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश माल इधर उधर करते हो, तो आपको सरकार को ड्यूटीज देनी होती है, टैक्स देना होता है। तो इट्स अ प्रकार ऑफ खर्चा, टैक्स होता है ना, तो ये नॉमिनल होता है। बैंक अकाउंट पर्सनल। पेटेंट पता है ना, आविष्कार जब करते हो तो आपके पास एक इंटैंजिबल एसेट क्रिएट होता है, उसको बोलते हो आप रियल। फर्नीचर एंड फिक्सचर रियल। डिविडेंड रिसीव्ड नॉमिनल। स्टेशनरी खर्चा होता है नॉमिनल, ध्यान रखना। पोस्टेज, जब हम किसी को खत वत भेजते हैं तो स्टैंप लगती है, पोस्टेज लगती है, कोरियर कर रहे हो, कोरियर होता है, तो ये खर्चा होता है, नॉमिनल होता है। आजकल तो पोर्टर वोटर कर देते हैं। ठीक है ना। रमेश प्रोप्राइटर, ये तो कैपिटल होती है तो पर्सनल आ गया। राम भी पर्सनल है। आउटस्टैंडिंग पर्सनल है। एक्रूड पर्सनल है। डेप्रीसिएशन खर्चा है, नॉमिनल है। बिल पेएबल लाइबिलिटी है, बिल भरना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का बिल देना बाकी है, लाइबिलिटी है तो पर्सनल। परचेज खर्चा है तो नॉमिनल। सेल्स इनकम है तो नॉमिनल। 18 में से कितने ठीक थे जल्दी बता दो ईमानदारी से, माता रानी पाप देगी वरना। ठीक है जी। 18 में से कितने ठीक थे, ऑनेस्टी से बताना और ट्राई टू इंप्रूव। अब आपको अपनी किताबें खोलनी है, और वैसे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, ये 18 पॉइंट्स के अलावा आपको कोई दिखता नहीं है किताबों में, यकीन मान लो, ट्रस्ट मी। ठीक है ना। तो ये 18 करने के बाद फिर भी अगर आपकी बुक में कुछ नया पॉइंट्स है तो करो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बता दो, या तो बाकी बच्चे या मैं उसका जवाब दे देंगे। अब आती है मॉडर्न अप्रोच, ये कहती है भैया सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट लिखे। मैंने पिछली लाइन पिछले साल के एक उसमें वीडियो में भी ये बात बोली थी, मैं दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूं। हाँ, मॉडर्न अप्रोच, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी के लिखी गई होगी ये बात, शायद ऐसा कुछ बोला था। तो ये स्प्राइट पी होगी किसी ने और ये वाली अप्रोच बनाई होगी, यानी सीधी बात। अब वो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इसको रियल में रखो, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा करो पर्सनल में डाल दो। अरे भाई असेट को पर्सनल बोल लो, रियल बोल लो, बड़ी कंफ्यूजन है, आज तक बच्चे कंफ्यूज है, बैंक क्या है क्या नहीं है। ये ऐसा नहीं कहता दुनिया जान के सारे असेट। अब देखा जाए तो हम तो भाई प्रीपेड को भी, कहां गया, हम तो प्रीपेड को भी असेट मानते हैं, एक्रूड कमीशन को भी असेट मानते हैं, डेटर को भी असेट मानते हैं, बैंक को भी असेट मानते नहीं है ये असेट यार। तो अब ये सारे जब असेट हैं हमारे, तो ये कह रहे हैं भैया सारे के सारे असेट, कोई
एक्सेप्शन नहीं है। ये कहता है कि पूरे के पूरे अकाउंट्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एसेट, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लाइबिलिटी, चौथा है एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम, एक्सपेंसेस लॉसेस, और पांचवा है इनकम या रेवेन्यू या गेन। एक ही बात है। आप खुद समझदार हो, इतनी अकाउंटेंसी अभी आपने 1-1.5 महीने में पढ़ ली होगी कि आप ये बात अच्छे से बता सकते हो कि इन पांचों के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरी अकाउंट देखो, अकाउंटिंग विषय में टोटल 3 चीजें पढ़ी गई थी, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी। कोई भी खर्चा और इनकम होती थी तो वो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करती थी। मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा गया, वो 3 तो है ही है, इनको भी अलग बाइफरकेट कर लो, खर्चा अलग मान लो, रेवेन्यू अलग मान लो। ठीक है जी। तो अब थोड़ा बहुत तुमको अपना जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा फ्रीज करके साइड में करना पड़ेगा, वो घुसेड़ना मत अभी, ठीक है ना। तो टोटल 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, ऐसा मॉडर्न अप्रोच कहती है। और बिल्कुल सीधी सीधी बात कहती है, कुछ पंगा नहीं है। कह रहे अगर ये आपके बिजनेस में इंक्रीज हो गई तो आपको डेबिट कर देनी डीआर, और अगर ये डिक्रीज हो गई, आपके बिजनेस में ये डिक्रीज हो गई, तो सीधा सीधा क्या कर देना, क्रेडिट। अगर हमारे बिजनेस में असेट बढ़ गए, असेट कैसे बढ़ोगे कि जब खरीदोगे, ज्यादातर कब बढ़ेंगे, जब हम खरीदेंगे, तो उसको डेबिट। कम हो गए, या तो आग लग गई, डेप्रिसिएशन लग गया, या बेच दिया, तो क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है जी। अब एक सवाल है जो बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है, जिसके ऊपर बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। सवाल यह आता है बच्चों के मन में कि सर डेबिट में आर नहीं आता, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर में आर आता है। तो आज मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। वो ये है कि डेबिट में आर है नहीं, लेकिन डीआर में आर इसलिए आता है क्योंकि डेबिट एक इटालियन वर्ड से आया है, दैट इज डेबेयर, DEBERE। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वर्ड भी बनाए हैं। आप ना कॉमर्स एंड फन का इंस्टाग्राम फॉलो करो भाई, क्या समझ रहे हो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता है ऐसे वाला। तो डेबेयर नाम का एक वर्ड था, इटालियन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू ओ। आप अभी गूगल भी कर सकते हो, ये सेम बातें वहां मिल जाएंगी, टू ओ। ठीक है ना, टू ओ मतलब जिसको पैसे देते हैं, छोड़ दो उसको। तो डेबेयर की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी डीआर। अब डेबेयर को तो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, उसको बता दिया डेबिट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आज भी क्या रह गई, डीआर। कुछ टीचर्स बोलते हैं डेबिट रिकॉर्ड, अरे वो तुम्हारे वो ना भाई, वो अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, वो तो चलो फुल फॉर्म बना दी गई है, लेकिन एक्चुअल में रीजन इज दिस। अगर आप गूगल करोगे तो भी ये मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं सर वो वाले टीचर ने तो हमको ये बोला था, उस फलाना टेक के टीचर ने तो ये बोला था। बोला होगा, वो उनकी समझ है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज के बाद समझ में आ गया ना कि डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर क्यों होता है। चलो ठीक है ना। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। असेट अगर हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। ये अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है जी। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। क्यों वर्ड दिमाग में नहीं आना चाहिए, मैंने भी याद किया वो भाई। इंक्रीज क्या करेंगे, डेबिट, क्रेडिट। इंक्रीज पर ये क्रेडिट होता है, डिक्रीज पर ये डेबिट होता है। ठीक है जी। यानी ये तीनों सेम चलते हैं, इसलिए मैंने सेम रखा था, और ये दोनों सेम चलते हैं। अगर इंक्रीज होता है तो ये होता है हमारा डेबिट, डिक्रीज होता है, वैसे बेटा खर्चे कभी डिक्रीज नहीं होंगे, इनकम कभी डिक्रीज नहीं होगी, तो ये कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, कभी भी ये डेबिट नहीं होगा, ये हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, ये हमेशा डेबिट ही रहेगा। लेकिन ठीक है, रूल्स पूरे लिखवाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है जी, याद हो गया। असेट, और रिवाइज कर ले, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। हो गया याद। एक बारी और जाप कर लो, और दोबारा बढ़ते हैं। असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। 2-4 बारी आप बोल लो, याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको वही काम करना है,
जैसे हमने रियल पर्सनल नॉमिनल में बाइफरकेट किया था, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट तक पहुंचने से पहले आप ये जान लो कि कौन सा असेट होता है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू है। फिर आपके पास इतने शब्द हैं, 17 में से देखेंगे आपके कितने ठीक है। फिर आप देखो, जल्दी जल्दी करो, पॉज करके जल्दी से कर लेना, कुछ नए नए शब्द भी आएंगे यहां पर। चलो आओ जी, कुछ में दिक्कत आई होगी आप लोगों को, आई होप, अगर आपने पॉज करके किया है तो। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, सबको पता है। लाइव स्टॉक भूल जाते हैं बच्चे, लाइव स्टॉक, ऑल्दो मैंने बेसिक टर्म्स में इसका जिक्र किया हुआ है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है हाथी, घोड़े, भैंस, गोट, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो जो बैंड वाले होते हैं तो उनकी जो घोड़ियां होती हैं वो उनके एसेट होते हैं, लाइव स्टॉक। कईयों के पास हाथी, पालतू हाथी उनका काम कर रहे हैं। अमूल के भैंसे होंगी, अमूल कंपनी के भैंसों के अलावा गाय होंगी उनके पास, गोट्स होंगे, कैमल होंगे, कैमल का ही मिल्क आता है, तो उनके लाइव स्टॉक हो गए। तो ये भी क्या है बेटा, हमारा एक प्रकार का असेट है। डेबिट, बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट लॉस हो गया, लॉस है तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इन्वेंट्री स्टॉक की होती है ना, असेट हो गया। रोज, पता नहीं नाम कहां से याद आया, टाइटैनिक से आया वैसे तो। रोज प्रोप्राइटर है, मालकिन है, क्या होगी भैया, कैपिटल। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री में फ्यूल लगता है, पावर लगता है मशीनरी को चलाने के लिए, क्या है भैया, खर्चा। कैरियज, क्या है भैया, खर्चा। कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट इनटैंजिबल असेट है। पता होता है ना, किताबों के ऊपर कॉपीराइट होता है, गानों का कॉपीराइट होता है, वीडियोस का कॉपीराइट होता है। तो ये क्या आ गया भैया हमारा, ये हमारा कॉपीराइट तो हमारा असेट हो गया, असेट हो गया। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स, ये मैंने अभी इंस्टाग्राम पे सवाल पूछा था, बच्चों ने गलत जवाब दिया। इंस्टाग्राम पर रील डाली हुई है, मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। माइनिंग राइट्स असेट होता है, ऑब्वियस ही बात है, खोदने का राइट मिला है, 5-10 साल खोदने का मुझे सरकार ने राइट दे दिया, एल्यूमिनियम निकालने के लिए या कोई भी मिनरल एंड ओर निकालने के लिए। अब माइनिंग राइट्स के ऊपर अगर हम 2 मिनट बात करें तो माइनिंग राइट्स कौन से टाइप का असेट होता है, लिक्विड असेट होता है, इनटेंजिबल असेट होता है, करंट असेट होता है, या वेस्टिंग असेट होता है, जल्दी से कमेंट में बता दो। मोस्टली बच्चे गलत जवाब देते हैं, तो आंसर इसका है वेस्टिंग असेट। वेस्टिंग असेट ऐसे असेट होते हैं जो धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं, डेप्रिशिएट नहीं होते, ये डिप्लीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इतना आपको लैंड को खोदने का राइट मिल गया, आपने 1 साल में इतना खोद दिया, तो ये आपकी असेट वैल्यू खत्म कर देता है, इतना आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे असेट होते हैं जिससे हम और निकालते रहते हैं, 1 साल में इतना कर लिया, 1 साल में इतना कर लिया, 5 साल बाद जीरो हो जाएगा, 5 साल के राइट्स मिले थे आपको। तो ये होता है हमारा वेस्टिंग असेट। अब वेस्टिंग असेट इसलिए होता है क्योंकि इसको आप रीसेल नहीं कर सकते, लैंड आपकी नहीं हुई थी ना, आप बेच नहीं सकते। एसी अगर मैं 10 साल इस्तेमाल करता हूं फिर भी इसका जो एसेट बचता है लास्ट में, एल्यूमिनियम, लोहा, लक्कड़ जो भी बचेगी इसके अंदर, वो मैं बेचकर कबाड़ी से पैसे बना सकता हूं। लाइव स्टॉक, अगर मेरी भैंस मर जाती है, मेरी गाय मर जाती है, मेरा घोड़ा मर जाता है, तो भी मैं उसका जो कॉप्स होता है, यानी मतलब जो उसका शव होता है, उसको भी बेच सकता हूं। आपको पता है ना, ये बिक जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपका एथिक्स उसको बेचने के लिए अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको बेच सकते हो। उनका लेदर, उनका चमड़ा, ये सब काम आ सकता है, उनसे बहुत सारी चीजें, दवाइयां बन सकती हैं, कुछ ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, आई डोंट नो क्या हो सकता है, लेकिन उनके शव बिकते हैं। कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, एक बड़ी कहावत है, अपने माँ बाप से पूछना। तो ये भी बिक जाते हैं। लेकिन माइनिंग राइट तो राइट मिला था ना आपको, वो इंटेंजिबल भी नहीं है, वो वेस्टिंग असेट होता है, ठीक है ना। तो मैं अपनी क्लासेस में तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान देता रहूंगा भाई। चेक इन हैंड, आपके हाथ में चेक है तो वो तो आपका असेट ही हुआ बेटा, बहुत बढ़िया। लोन लिया है तो ये लायबिलिटी हो गई, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी हो गई, न्यूज़पेपर खर्चा हो गया, बुक्स एसेट हो गया। आओ फर्क देखो, न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स जो होते हैं वो एक समय के लिए होते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स। न्यूज़पेपर एक समय के लिए ही होता है ना, आज के दिन के बाद कल का वो भुजिया, पराठा, शीशा साफ करने के काम आएगा, पुरानी खबर हो गई ना उसके अंदर। पीरियोडिकल्स जैसे मैगजीन आती है, 1 महीने की स्टार डस्ट वाली आ गई, या फॉर एग्जांपल जो हमारी फोर्ब्स मैगजीन होती है, वो हर एक टाइम टू टाइम पीरियड बाद आती है, एक पुरानी हो गई, अब नई वाली की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन किताबें, आज आप टीएस गरेवाल का कोई भी एडिशन खोल के देख लोगे, ज्ञान ही प्राप्त होगा, एसेट है। मेरे पास आर डी शर्मा पड़ी हुई है मैथमेटिक्स की, जब मैं पढ़ाई करता था
मेरी 9th स्टैंडर्ड की आर डी शर्मा आज भी मेरे पास पड़ी है, पीले पेपर हो चुके हैं उसके, लेकिन आज वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो आज भी मेरा सेट है, उसके अंदर जो क्वेश्चन मैं देखता हूं तो मुझे मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बुक्स एक असेट होता है, ड्राइंग एक एक्सपेंस होता है, परचेज एक एक्सपेंस होता है, सेल्स एक रेवेन्यू। कितने ठीक थे 17 में से, जल्दी बता दो। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको एकदम नई सी देखने को मिली होंगी, कुछ बच्चे इसको भूल गए होंगे, कुछ कॉपीराइट को भूल गए होंगे। माइनिंग राइट तो एकदम बढ़िया सी चीज आपको देखने को मिली होगी। एंड न्यूज़पेपर और बुक्स जिसके ऊपर कोई बाइफिकेट नहीं कर रहा टीचर, 100% कह रहा हूं, कोई बात ही नहीं करता बेटा। अब भाई देखो, एक होता है ना प्राउड वाली बात, ये प्राउड वाली बात है। इस साल के लेक्चर सारे के सारे थोड़े अपग्रेडेड वर्जन में, बेसिक तो पढ़ा दिया ना, और बेसिक तो सारा कवर कर ही रहा हूं, तो थोड़ा हाई लेवल हो गया इस बारी मामला, बेसिक भी कवर हो रहे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा तुम्हारे लिए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग रिकॉर्ड, ऑल्सो स्टेट द नेचर। मैं करता हूं फिर तुम बाकी करना, ठीक है ना। करना देखो खुद पड़ेगा, जब तक करोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगी चीज। मोहन प्रोप्राइटर, मोहन कौन है, देखो सबसे पहले तो प्रोप्राइटर का नेचर होता है कैपिटल। 5 नेचर में डिवाइड करना है, मॉडर्न अप्रोच चालू है, 5 नेचर। मोहन कौन है, कैपिटल। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको क्या करना, इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज हो गई तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको याद करना है, अभी मैंने आपको याद कराया। फिर यहां पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये होती है बच्चों हमारी लाइबिलिटी, नेचर लिख दिया। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो वो भी क्या होती है बेटा, क्रेडिट। ऐसे बाकी बचे हुए ये 6 पार्ट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सही है। फिर आता है लैंड। लैंड हमारा एसेट होता है बेटा, अब जानते हैं। इसके बढ़ने पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट। रिपेयर खर्चा होता है बेटा, रिपेयरिंग कराना, ये बढ़ जाएगा तो डेबिट। ये बढ़ क्यों रहे हैं, क्वेश्चन में बढ़ने को ही बोला हुआ है। कमीशन रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू है बच्चों, बढ़ जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी हमारा असेट होता है, मॉडर्न अप्रोच चल रही है, ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। डेप्रीसिएशन ये हमारा एक्सपेंस होता है, बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और राहुल द क्रेडिटर ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये अगर बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो आउट ऑफ 6 कितने ठीक थे, 2 तो मैंने ही करा दिए थे, ये भी जरूर बताओ। ठीक है जी। ऐसे ही सेम सवाल आ गया, अगर डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे। जैसे इसको भी कर लो फटाफट से, पॉज करके करो, मां कसम लगेगी भाई, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपने कर लिया, अब चेक कर लो, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी है, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। राजू द प्रोप्राइटर कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। मशीनरी असेट है, डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ओहो ओ भाई गलत हो गया, प्रोप्राइटर जो होता है वो डेबिट होता है, ठीक है जी, माय बैड। फिर आता है मोटर व्हीकल, ये भी असेट होता है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। गुडविल इंटेंजिबल असेट, असेट होता है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। डेटर असेट है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। सही है बेटा, सही है बेटा, इतना क्लियर है। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि वो 5 नेचर कौन से होते हैं। दूसरा हमको एक बात और समझ में आ गई, थोड़ा ठंडा ज्यादा कर रहा है भाई। दूसरा हमको, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड भाई, है, है, है? ओह कुछ तो हुआ, चलो छोड़ो, वो ज्यादा ठंड भी हो गई थी, अच्छा वो थोड़ा फैन पर चला गया। अच्छा देखो, तो कहानी यहां पर ये हुई कि हमको ये भी समझ में आ गया। मैं इतना ही रॉ रखना चाहता हूँ वीडियोस को कि मैं पानी भी पीऊँ, मैं खाना भी खाऊं। खाना तो नहीं खाता, खैर पढ़ाते पढ़ाते खाना कौन खाता है, जैसे ऑफलाइन में होता है। ऑफलाइन में भी तो ये सब हो रहा है ना, हंसी मजाक बातें, ठीक है ना। तो 7 आ गए ये पॉइंट, आई होप आपके सारे सही होंगे। अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच जान ली, बाइफिकेशंस जान लिया, डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये भी जान लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन मुद्दे पर। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे, मेरी बात ढंग समझना। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। यानी जो स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बच्चों, एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, बॉट मशीनरी इन कैश,
तो दो एस्पेक्ट भी हमने सोचे थे और डेबिट क्रेडिट भी हमने सोचा था, मतलब मैंने सोचा था, वो आप नहीं सोच पा रहे थे तब। लेकिन अब यही वाला काम आपको करना है और ये बड़ा इजी सा गेम है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी बात ढंग से समझना। पहली बात तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये सेम काम किया था, अब उसको थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप सिर्फ 3 चीजों में डिवाइड करते थे, एक था असेट, कैपिटल और लायबिलिटी। लेकिन यहां पर आप 3 नहीं, टोटल 5 चीजों में डिवाइड करोगे। पहले कोई भी खर्चा होता था ना तो आप कैपिटल में प्लस माइनस करा देते थे, कोई भी रेवेन्यू होता तो कैपिटल में प्लस माइनस हो जाता था। लेकिन अब खर्चा है तो खर्चे का अलग डब्बा बनेगा, रेवेन्यू का अलग डब्बा बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले जब हम माल खरीदते थे तो हम परचेज अकाउंट, क्योंकि खर्चे का अकाउंट ही नहीं बना रहे थे, तो हम असेट बढ़ा देते थे गुड्स का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, माल खरीदेंगे तो हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे और बेचने पर हम सेल का अकाउंट खोलेंगे। आओ देखो, मैं आपको दिखाता हूं। तो कहानी यहां पर क्या है कि अब्दुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब अब्दुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो दो एस्पेक्ट सोचने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर बात याद दिला दूं, अगर आपने इसे याद कर लिया तो आप बर्बाद हो जाओ। बाय डिफॉल्ट इतने क्वेश्चन कर लोगे याद हो जाएगा, इस समय याद नहीं करना, इस समय समझना है। अब्दुल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट क्या होंगे प्यारे बच्चों, पहला होगा कैश अकाउंट, अब सबके आगे ना अकाउंट लिखने की भी हैबिट डालो। दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा असेट है, कैपिटल अकाउंट मेरा कैपिटल है। कैश इंक्रीज करेगा तो हमारा डेबिट होता है, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। याद है, कैश भी बढ़ता है, कैपिटल भी बढ़ती है। बच्चों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कैश बढ़ रहा है, कैपिटल काहे बढ़ रहा है या कैश क्यों बढ़ रहा है। देखो, सबसे पहली बात, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे आप चाय फाई कैफे के, आप अब्दुल के हिसाब से बात नहीं कर रहे हो, आप अब्दुल के दुकान के हिसाब से बात करोगे। तो दुकान के गले में कैश आ गया और दुकान की एक इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई टुवर्ड्स अब्दुल की उसको उसको 1 लाख रुपए वापस करने। समझ में आ गई। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में भी डाली थी। तो ये क्या होता है भैया, हमारा क्रेडिट। ये दोनों असेट हो सकते हैं, ये दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि दोनों एस्पेक्ट डेबिट हो रहे हैं या दोनों एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहे हैं। आप कहीं गलती कर रहे हो। हमेशा 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 एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। बॉट गुड्स फॉर वर्थ ₹5,000 इन कैश, जब माल खरीदोगे तो स्टॉक नहीं बढ़ाओगे, तो आपका परचेजेस बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से, क्योंकि वहां पर हमारे पास खर्चा नाम का कोई चीज नहीं होती। तो परचेजेस अकाउंट की अगर मैं बात करूंगा, गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश, तो परचेज अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या होता है बेटा मेरा, ये एक्सपेंस, तो आ जाएगा डेबिट, और जेब से मेरा चला जाएगा कैश। कैश अकाउंट ये हो जाएगा डिक्रीज, ये मेरा असेट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल है जी, कैश जा रहा है क्रेडिट, परचेज अकाउंट बढ़ रहा है तो क्या हो गया, डेबिट। बॉट गुड्स वर्थ ₹, डेविड से माल खरीदा है, डेविड से माल खरीदा, अरे माल तो खरीदा है तो परचेजेस तो होगी ही होगी। तो परचेजेस अकाउंट ये क्या हो गया भैया, इंक्रीज। एक्सपेंस है, ये क्या होगा, डेबिट। लेकिन बदले में अभी हमारे पास पैसे नहीं गए, कैश नहीं गया है, कौन आ गया, डेविड। डेविड कौन है भैया, डेविड कौन है, डेविड है क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं। अच्छा, अब जब भी नाम आएगा ना, तो नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लिख सकते हो। डेविड अकाउंट कुछ भी नहीं होता, या तो कुछ मत लिखो, या लिखना चाहते हो तो अपॉस्ट्रोफी एस डालकर डेविड लिखोगे, डेविड्स अकाउंट, या सिर्फ डेविड, ठीक है ना। ये इंक्रीज हो गया, ये मेरा क्रेडिटर है, यानी एक लाइबिलिटी है। ये कौन है बेटा, मेरी लाइबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आराम आराम से समझो, हो सकता है मेरी स्पीड किसी बच्चे के लिए थोड़ी ज्यादा हो और किसी बच्चे के लिए थोड़ी सी कम हो, ठीक है बेटा, ओके डन। अभी भी नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000, फर्नीचर खरीदा है, कोई भी असेट खरीदा हो तो हमारा वो असेट तो बढ़ जाएगा। उससे सोचने की हैबिट डालो, सिर्फ देखो मत सोचो। फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, क्या होता है, असेट, आंसर आ गया डेबिट। और जेब में से रोकड़ा चला जाएगा, कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, ये भी असेट है, क्या हो गया, क्रेडिट। अब जो भी मैं सोच रहा हूं ना, मुझसे सोचने से पहले कर रहा हूं। जैसे ये 3 एंट्रियां एक बारी कहीं कोने में रफली लिख लो,
तभी हो सकता है सारी गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, तभी सीखोगे ढंग से, ठीक है ना, करना जरूरी है। सोल्ड गुड्स इन कैश 700 रुपया। अब देखो माल बेचा है तो पैसा आया होगा, कैश अकाउंट इंक्रीज हो गया, गले में पैसा क्या हो गया प्यारे बच्चों, डेबिट। माल बेचा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, सेल्स। अब याद रखना खरीदते वक्त माल खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट का इस्तेमाल होगा, बेचने पर सेल अकाउंट का इस्तेमाल। सेल अकाउंट इंक्रीज हो गया, क्या होता है बच्चों, ये रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट। कोई दिमाग, मेरा दिमाग सिर्फ एक ही जगह लग रहा है, दो एस्पेक्ट सोचने के लिए बस, ये तो मुझे याद है। गुड सोल्ड, हरमन कौर को 1700 रुपए का माल बेच दिया, बेच दो भाई, तो बेचो। हरमन कौर कौन बन गई, हरमन कौर कौन बन गई, हरमन कौर, हरमन कौर्स अकाउंट, ये कौन है बेटा, मेरी एसेट है, मतलब सेट है। इंक्रीज, ये क्या हो गया भैया, डेबिट। कौन है, डेटर है ना, डेटर। डेविड कौन था बेटा, क्रेडिटर। हरमन कौर कौन है, डेटर, पैसे लेने हैं मुझे, और मैंने इसको माल बेचा है, तो ये आ गया सेल्स अकाउंट, ये भी मेरा रेवेन्यू होता है, इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश आ रहा है तो कैश, सेल आ रहा है तो सेल, सॉरी कैश आ रहा है तो कैश, हरमन आ रही है तो हरमन, ऐसा नहीं आया तो नाम लिख दो। पेड सैलरी, कोई भी खर्चा, अभी हमने इतने सारे खर्चों के बारे में बात की, कोई भी खर्चा पे कर रहे हो तो पहले तो वो खर्चा आ गया। सैलरी अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस, इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब जेब से कैश तो जाएगा ही जाएगा, सैलरी कैसे दोगे, कैश से ही दोगे या चेक से दोगे, कुछ नहीं लिखा तो कैश, तो ये क्या बेटा हमारा एसेट, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। अब अभी तक आपने 7 एंट्रियां की है, मान के चल सकते हैं 40% समझ में आ गया। एक बात ध्यान देखो, मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं डेबिट वाले एस्पेक्ट को ऊपर लिखूं और क्रेडिट वाले को नीचे रखूं, और यही कोशिश आपको भी करनी है। बहुत देर से वेट कर रही है, सही है जी। डेबिट वाले को ऊपर रखने की कोशिश करने का, तो पहले मन में सोच लो कि दो एस्पेक्ट कौन से होने वाले हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला। अभी यार उस दिन हाल ही में ना, मैंने एक बच्ची को, अपनी बच्ची को, मेरी बेटी आयत को, आपको पता है मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूं अपने बच्चों के साथ, तो क्यान उस दिन इंटरेस्टेड हो गया, आशु सर का बेटा, कि सर कि पापा, मतलब मुझे वो बड़े पापा बुलाता है, कहता है बड़े पापा मेरे भी पैसे आप अपने पास इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, उसने इन्वेस्ट वर्ड यूज नहीं किया था। तो मैंने उसका एक रील, एक शॉर्ट सा बनाकर डाला, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आए, कह रहे कि भैया इंटरेस्ट लेना हराम होता है, आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो। तो मेरा उन सबसे, मतलब जो भी कह रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट लेना ठीक नहीं होता, जो भी ये सोचता है, तो बी मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट नहीं खोलोगे, बैंक अकाउंट में ब्याज आता है, क्या क्या करते हो, ऐसे तो हम कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कोई कोई भी चीज, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर मैं कॉमर्स में आ गया ना, तो हमको ये सारे मिथ, ये सारी धारणाएं थोड़ी सी साइड में रखनी पड़ती हैं, ठीक है बेटा। रिलीजन अपनी जगह होता है और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह होती है। मैं यहाँ पे आपको समझाने या गलत और सही साबित करने नहीं आया हूँ किसी को। मेरा मोटिव ये रहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एट द पीक होनी चाहिए आज के इस क्रूशल डेज के अंदर। तो मैं अपने बच्चों के अंदर, चाहे फन वे के अंदर, उनसे पैसा लेता हूँ, 300 रुपए इंटरेस्ट पैदा करके मैं उनको दे देता हूँ, कि ताकि वो सेविंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएं, पैसे से पैसा बनाने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू करें अपने इनिशियल उम्र में। 4-5 साल के हैं वो बच्चे, 5 साल का बेटा है, 10 साल की बिटिया है, तो सोचना शुरू करेंगे, जो काम मेरे माँ बाप ने शायद नहीं किया मेरे साथ, जो ऑब्वियस बात है वो उनका कंसर्न वो नहीं था उस समय, मेरे को, मैंने चीजें सीखी हैं तो मुझे बच्चों को सिखाना है। तो इंटरेस्ट देखकर ये बात याद आई, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर की जाए कि आप लोग भी थोड़ा सा इस फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आओ। मैंने अभी समर वेकेशन वाली वीडियो के अंदर भी इसके बारे में जिक्र किया था, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के कुछ नहीं मिलने वाला। रिसीव्ड इंटरेस्ट, ब्याज मिला बेटा, ब्याज मिला है तो कैश मिला होगा, तो जैसे हमको कैश अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, असेट होता है तो डेबिट, और इंटरेस्ट मेरी इनकम होती है, इंटरेस्ट अकाउंट ये मेरी इनकम है, इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू है तो ये क्रेडिट, ठीक है ना। आप खुद कर रहे हो ना, ओपन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये आ गया बैंक अकाउंट, ये इंक्रीज हो गया, ये असेट है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश मेरी जेब से चला जाएगा, फ्री में तो खुलता नहीं है, ये असेट होता है तो ये क्या हो गया, क्रेडिट।
डेविड को 7,000 रुपए दे दिया आपने, तो डेविड कौन था? मेरी लाइबिलिटी। डेविड कौन था? मेरी लाइबिलिटी। तो अब डेविड्स अकाउंट जो कि मेरी एक लाइबिलिटी थी कम हो जाएगा तो डेबिट, और मेरी जेब से कैश चला जाएगा, कैश अकाउंट असेट होता है, डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। हरमन कौर से मुझे चेक मिला है, ठीक है जी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूं मैंने सेम डे पे चेक जमा करा दिया। सर अगर सेम डे पे नहीं जमा कराया होगा तो क्या करेंगे? तब हम जानने के लिए अगला एपिसोड देखेंगे, अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो बैंक अकाउंट मेरा असेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। और हरमन कौर जो कि डेटर थी, मेरी असेट थी, वो कम हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। कितने ठीक थे बेटा इसमें से? अभी देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया, आप अपने सारे इलस्ट्रेशन नाप लो, आप अपने सारे क्वेश्चन नाप लो, कोई किताब नाप लो, ये भारी पड़ जाएगा। देखो खत्म नहीं हो रहा। डेप्रिशिएट कर दी मशीनरी, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दिया। भाई फर्नीचर कितने खरीदा था हमने? 10,000 का, उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी 500 रुपये। तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन हर एक खर्चे का नाम। पहले क्या होता था अकाउंटिंग मिशन में, सारे के सारे खर्चे आप असेट में से कैपिटल में से माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ हर एक खर्चे का अलग एक लेजर बनेगा, डब्बा बनेगा, अकाउंट खोलेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट खोला, ये मेरा एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। और फर्नीचर मेरा असेट है, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा असेट है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये कम हो जाएगा तो क्रेडिट। ये लाइन देखो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, आगे जाके मिलेगी। बीवी के जेवर बेच दिए अब्दुल ने और इंट्रोड्यूस कर दी मनी इनटू द बिजनेस, 15,000, ठीक है जी, 15,000 रुपए बीवी के जेवर बेचे, अरे पूछ के बेचे, ठीक है ना, और वो पैसा बिजनेस में ले आया, तो बिजनेस की एडिशनल कैपिटल बढ़ गई। जैसे कैपिटल बढ़ती है वैसे ही एडिशनल कैपिटल बढ़ती है। बिजनेस का कैश बढ़ गया, ये असेट है, डेबिट। भाई बिजनेस को लेना देना नहीं है कि पैसे कहां से आ रहे, ठीक है ना। कैश अकाउंट बढ़ गया, डेबिट, और ऑब्वियस सी बात है अब्दुल की कैपिटल भी बढ़ गई धंधे के अंदर। ये क्या है हमारी कैपिटल, क्रेडिट। हरमन कौर बिकम्स बैड डेट। हरमन कौर से 1,700 रुपए लेने थे, जिसमें से 1,000 रुपए हरमन कौर ने दे दिए, 700 रुपए का बैड डेट हो गया। अब वो पैसे नहीं दे रही तो बैड डेट हो गया। बैड डेट हमारा नुकसान होता है, बैड डेट अकाउंट ये हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, बढ़ गया तो डेबिट हो गया। और हरमन कौर अकाउंट, ये कौन है बेटा? हमारा असेट थी, डिक्रीज हो गया, अब तो पैसे नहीं मिलने कभी भी, क्रेडिट हो गई। हाँ जी, एक ये भी रील डाली है मैंने, ये देखो अभी मैं खुद क्रिएट करके लाया। अभी एक मैंने रील डाली थी हाल ही में आशु सर के साथ, कॉमर्स एंड फंड इंस्टा पर ही। रेज लोन फ्रॉम, कौन सा बैंक है ये? एक बार पढ़ना, पढ़ो, लिखना मत, पढ़ो। बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं यार इसको। बेटा ये इंडसलैंड बैंक नहीं है, इंडस इंड बैंक है, ये आई होता है। हिंदी में देखना, बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में, इतने सारे लोगों का अकाउंट ना इस बैंक में, आज तक उनको नहीं पता था कि उनका बैंक का नाम इंडसलैंड अकाउंट नहीं है, इंडस इंड है। इंडसन पता नहीं क्या 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 वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नेम है वो हिंदी में पढ़ लो ना, आप हिंदी में टाइप करके देख लो। एक्चुअल में फोटो जाकर देखोगे तो हिंदी में देखना, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके, रील पे जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने साबित किया है कि ये इंडस इंड बैंक है, ठीक है जी। अच्छा मुझे भी नहीं पता था, मैं बताता हूँ, मुझे पता चला 8 से 8-9 साल पहले। उससे पहले मैं भी इसको इंडस, जो भी आप लोग बोलते हो मैं बोलता था। तो मेरे साले साहब ने, वो ना मेरे एक दूर के साले साहब हैं, उनकी बहन की शादी थी, यानी मेरी साली की शादी थी। तो मैं, अब साली साला तो बोल सकता हूँ ना भाई वीडियो में, ठीक है ना। तो मैं वहां पे था, तो मैंने कहा भाई तुम क्या करते हो? कह रहे जॉब करता हूँ। कहते कौन से बैंक में? तो उसने वो कार्ड पहना हुआ था, तो फिर वो यहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने कहा इंडसलैंड बैंक में? कहता जीजू आप भी गलत ही बोलते हो, ये बैंक का नाम इंडस इंड है, इंडसलैंड बैंक नहीं है। तो फिर मेरे को तब रियलाइज, मैं कहा हाँ यार मैं भी गलत बोल रहा हूँ इतने सालों से, तो मतलब तो ठीक है। रेज लोन फ्रॉम, अरे हमें क्या लेना, बैंक से लोन लिया है तो बैंक कभी कैश लोन नहीं देता आपको, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ये क्या है बेटा हमारा असेट, तो ये डेबिट हो जाएगा। और बैंक लोन, जो आपने लोन लिया है वो एक प्रकार की लाइबिलिटी है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो। बात समझ में आ रही है? ये सीखना है आपको आने वाले समय पर। एक लास्ट एंट्री थी, मैं अगर ड्राइंग भी सिखा देते हैं और बैंक से भी सिखा देते हैं। ड्राइंग हो गई तो ड्राइंग अकाउंट ही खुलेगा, कैपिटल नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखना। ड्राइंग अकाउंट ये एक्सपेंस माना जाता है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और ऑब्वियसली बात है हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट जो कि असेट होता है डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। इसके अलावा किसी ट्रांजैक्शन के बारे में आप डबल इफेक्ट जानना चाहते हो, अभी वो डिस्काउंट वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम डिस्काउंट वाली एंट्रीज जानना शुरू कर दें। अगर एक नॉर्मल सी सिंगलटन एंट्री है वो आप यहां पर लिख दो। अगर इसके अलावा कुछ बचती है, आपको लगता है आप क्यूरियस उसके बारे में जानने के लिए, या तो मैं या आपका मित्र उसको बताने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो अब आपको ना आने वाले समय में यही करना है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट सोचते हैं जब तक हम अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं कर लेते, वो है जर्नल। और जर्नल में यही करना है। अगर मैं आपको बात बताऊं, आप खुश हो जाओगे कि आपने 50% ऑफ जर्नल पढ़ लिया। अब तो बस उसको बस समेटना है कि लिखते कैसे हैं, जर्नल बनता कैसे है, फॉर्मेट क्या होता है। हमने 90% काम कर लिया। जो जो बच्चे को हल्का फुल्का जर्नल शुरू हो चुका है, मैं आपको बात बताऊं तो इस एंट्री को बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है जर्नल, खत्म। कोई ब्रेन नहीं लगाना, डेबिट वाला ऊपर आता है, क्रेडिट वाला नीचे आता है। इसलिए मैं यहां पर भी आप बच्चों को कह रहा हूं कि डेबिट को ऊपर रखेंगे, क्रेडिट को नीचे रखेंगे। सही है जी, सही है जी। पिछली बार का टोटल लेक्चर 1 घंटे का बना था। अभी हमको 1 घंटा लगभग हो ही गया पढ़ते हुए, और अभी भी एक मुद्दा बचा हुआ है जिसका नाम है टी शेप अकाउंटिंग, जो 15-20 मिनट और लगाऊंगा क्योंकि इस बारी नई चीजें और आई हैं। ठीक है ना? तो टी शेप अकाउंटिंग इतना फ्रोज हो गया, इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन कर लेना जो मैंने अभी आपको कराया, फिर आना टी शेप पर। मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ तो नहीं कहेंगे, 40% 50% टीचर टी शेप अकाउंटिंग इस चैप्टर में नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं लेजर तो पढ़ना ही है, तभी पढ़ लेंगे। लेकिन जिनके स्कूल में टी शेप अकाउंटिंग कराई गई है तो वो हम देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैंने सोचा था ये तो कुछ ज्यादा नया नहीं है, और इसके अंदर इनोवेटिव ट्रांजैक्शन में मैं लेकर नहीं आया हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जिसने भी मेरा पिछला वन शॉट देख रखा है तो यहीं पर ही छोड़ दे, अगर आपको टी शेप आता है तो। मैं ये भी कह सकता था कि आपको आप पुराने वाला वन शॉट देख लो, फिर मैंने कहा नहीं यार, 15 मिनट की बात है, इसी में हम कंक्लूड कर देते हैं। टी शेप अकाउंटिंग का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक टी बन रहा होगा, ये बना टी, ये है प्यारे बच्चों टी शेप अकाउंटिंग। ठीक है ना? अब इसका ये वाला जो पहलू होता है वो डेबिट होता है, और ये वाला होता है क्रेडिट। अक्सर पढ़ते वक्त ये सवाल हमारे मन में आता है, 100% आता है, मेरे भी आता था, हर एक बच्चे के मन में आता है कि सर ये डेबिट क्रेडिट है क्या? डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये तो बताओ कि डेबिट है क्या और क्रेडिट है क्या? देखो, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक अरहर की दाल देता हूं और एक चने की दाल देता हूं, सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको एक कटोरी में अरहर की दाल दी और चने की दाल दी जो कि लगभग सिमिलर सी होती है। अब आपका टास्क ये है कि आपको अरहर की दाल को अलग करना है और चने की दाल को अलग करना है। जिस डब्बे में आप अरहर की दाल को डालोगे मान लो वो डेबिट है, जिस डब्बे में आप चने की दाल डालोगे मान लो वो क्रेडिट। तो आपको बाइफरकेट करना है ना, दोनों मिक्स्ड है ना, मिक्स को बाइफरकेट करके जो दो कटोरियों में आप डालोगे, तो एक कटोरी का नाम डेबिट बोल लो, एक कटोरी का नाम डेबिट बोल लो। तो डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता, अकाउंट्स के दो सेक्शन होते हैं, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। हमेशा ये डेबिट होगा, हमेशा ये क्रेडिट होगा। समझ में आ गई बात? तो अभी हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन की, हमने एक ट्रांजेक्शन की, बॉट मशीनरी फॉर कैश, दो एस्पेक्ट आए, मशीनरी कैश, मशीनरी डेबिट है, कैश क्रेडिट है। तो मशीनरी के डब्बे में मशीनरी डेबिट हो जाएगी, कैश के डब्बे में, कैश का डब्बा मतलब लेजर, ये जो बनाएंगे इसको क्या बोलते हैं, लेजर, कैश के डब्बे में कैश क्रेडिट हो जाए। इतना ही सिंपल सा जॉब। ठीक है जी। अब यहां पर कुछ मैं अपने हाथ से लाइन बना रहा हूं, जैसे ये बनाई, ये बनाई, आप सिर्फ व्हाइट वाली पे फोकस करो। ठीक है, यहां पर आ गया अमाउंट, AMT लिख देता हूं मैं, पूरा लिख लेना, अमाउंट रुपीज में, यहां पर भी आ गया अमाउंट रुपीज में, ये फॉर्मेट है। ठीक है ना? अब यहां पर क्या लिखना है ये डिपेंड करता है कौन सा अकाउंट है। मान लो कि आप कोई असेट का अकाउंट बना रहे हो, तो यहां पर वर्ड आता है इंक्रीज, यहां पर आता है डिक्रीज, एज पर मॉडर्न अप्रोच, कि भैया असेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, घटेगा तो क्या होगा क्रेडिट। लेकिन
मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमने कोई लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया, जैसे क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, बैंक लोन का अकाउंट बनाया, तो यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज और यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तब क्या होती है, डेबिट। इंक्रीज होगी तो क्या होगी प्यारे बच्चों, क्रेडिट। आया ना, आया ना, समझ में आ गई। तो ये डिपेंड करेगा इस वाले अकाउंट में, फॉर्मेट यही रहेगा। अब जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया है, ये हमारी टीएस गरेवाल का ही क्वेश्चन है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। तो हमें एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो अब हमको यहां पर करना क्या है मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही सिंपल सा जॉब होता है। ये टी शेप अकाउंट बन गया, थोड़ा सा जगह चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इधर हो जाओ बाबू। और इतने बड़े अकाउंट की नीड भी नहीं होती, ज्यादा जगह नहीं चाहिए। छोटू सा अकाउंट बना लो, बहुत होता है। पेंसिल स्केल से बनाएंगे भाई। ये डेबिट हो गया। अब मशीनरी असेट है तो ये हो जाएगी इंक्रीज, ये हो जाएगी इंक्रीज, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया डिक्रीज, ये आ गया अमाउंट। पूरा ढंग से लिख रहे। अब देखो, अब आपको ना सिर्फ मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है। मशीनरी परचेज, दो एस्पेक्ट क्या होंगे, मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश। ऐसा ही है, सोच पा रहे हो। नहीं सोच पा रहे तो अभी पहले और प्रैक्टिस कर लो पीछे वाले की। तो मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे वर्ड कैश, ब्रैकेट में मशीनरी परचेज। कितनी भैया, 40। अब ये लिखने का तरीका कईयों का अलग होता है, एग्जैक्ट तरीका हम लेजर अकाउंट में सीखते हैं, ठीक है ना। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेच दी, तो मशीनरी सोल्ड, डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट। मशीनरी सोल्ड, कैश आया होगा और मशीनरी कम हो गई होगी, मशीनरी कम तो क्रेडिट हो गई होगी, कैश आया होगा तो डेबिट। तो मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। मशीनरी तो डिक्रीज हो रही है ना, क्यों हो रही है, ऐसा आएगा आपके पास, सोल्ड मशीनरी कितने किया भैया, 10,000। समझ पा रहे हो। सिर्फ मशीनरी के पीओवी से समझना है कि मशीनरी बढ़ रही है या कम हो रही है। खरीदोगे तो बढ़ेगी, कम होगी तो क्रेडिट। मशीनरी परचेज और खरीद ली, कैश। मशीनरी परचेज, फिर 40,000 की मशीनरी और खरीद ली। मशीनरी डिस्कार्डेड, बेच दी या डिस्कार्ड कर दी। बेचना नहीं होता, डिस्कार्डेड का मतलब यहां पर ये होता है कि आपने फेंक दी, कबाड़ी को ऐसी दे दी, पैसे नहीं लिए उससे। अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसा सामान होता है कि हम अब उन लोगों को दे देते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है और पैसे नहीं लेते, ठीक है ना। तो मतलब वो पैसे लायक चीज बचती नहीं है, हम ऐसी दे देते हैं, उसको तो डिस्कार्डेड। 14,000 की किताबी वैल्यू थी, मार्केट में उसकी वैल्यू शायद शून्य हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग होती है, बुक वैल्यू अलग होती है, कई चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने उसको ऐसी दे दी, डिस्कार्ड कर दी, ठीक है जी। फिर क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से भी हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कितना आ गया भैया, 1,000। फिर हमें करना है टोटल। टोटल होता है हमेशा आमने सामने, एकदम आमने सामने, जैसे बैलेंस शीट में होता था, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, एकदम आमने सामने। इसका टोटल है 25,000, इसका टोटल है 80,000, तो जो बड़ा होगा वो आएगा। 80 इधर आया, 80 इधर आया। अब क्या आ जाएगा, बैलेंस। बैलेंस कितना बचा भैया हमारे पास, 80 में से 25 जाएगा तो 55,000 रुपये हमारे पास बैलेंस बचा, ठीक है। आया गया, बैलेंस बच गया, सिंपल सी बात। और देखो ना, और देखो, जैसे ये अकाउंट है, कैश अकाउंट बनाना है आपको। क्या बनाना है, कैश अकाउंट। ये आ गया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी बाय चांस हमारा असेट अकाउंट है, तो ये डेबिट है, इंक्रीज पर डेबिट होगा, डिक्रीज पर क्रेडिट होगा। अमाउंट लिख लेना। क्या है भैया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कैश तो बढ़ रहा है, कैश बढ़ गया, डेबिट, कैपिटल घट गया, क्रेडिट, ठीक है ना। कैश बढ़ गया किसकी वजह से, नाम दूसरा रख दो भैया, कैपिटल, कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है। कितना भैया, 40 है। समझ रहे हो, करना क्या है, अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तो लिखित में कर लो, इसका एस्पेक्ट जानो। दो एस्पेक्ट क्या थे, कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, ठीक है ना। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट, ये क्या होता है, क्रेडिट। हमें कैश अकाउंट बनाना है तो मैं इसको देखूं, लेकिन लिखूंगा मैं, अच्छा ये बात मैं शायद बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं। कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, मशीनरी में मशीनरी नहीं जाएगा, लैंड में लैंड नहीं जाएगा, कैपिटल में कैपिटल नहीं जाएगा। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता,
तो देखो मैंने पूरे यहाँ पर कहीं पर भी मशीनरी वर्ड नहीं लिखा। आप बोलोगे सर यहाँ, अरे तो ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैंने कहीं पर भी मेजर नाम मशीनरी नहीं लिखा। अब यहाँ मेजर नाम में कैपिटल कैश नहीं लिखूंगा, कुछ और लिखूंगा जिसकी वजह से कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो कैपिटल आने की वजह से कैश बढ़ रहा है। परचेज गुड्स, माल खरीदने की वजह से, तो यहाँ परचेज इज आ जाए। परचेज, माल खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है ना। सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, माल खरीदने पर कैश जाएगा, बेचने पर पैसा आएगा। यहां लिखेंगे सेल्स, कितना आया भैया 24,000। फिर आया पेड रेंट, रेंट देने से पैसा जाएगा तो रेंट लिख दो 400। सैलरी देने से पैसा जाएगा 600। ड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग करने से पैसा जाएगा 1000। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इसका टोटल है 64, आमने सामने टोटल करेंगे। इसका टोटल है 64, इसका टोटल भी क्या आ गया 64, क्योंकि यही बड़ा है। यहां पर आ गया हमारा 22,000। तो कितना बच गया भैया 42,000 हमारा क्या बच गया बैलेंस। सर बैलेंस हमेशा इधर ही बचेगा? नहीं बेटा, इट डिपेंड्स। अगर इधर छोटा होगा तो यहाँ बच जाएगा, उधर ज्यादा हुआ तो इधर बैलेंस बचेगा, यहाँ ज्यादा हुआ तो उधर बैलेंस बचेगा। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्रेडिटर, राकेश एक क्रेडिटर है तो लायबिलिटी हो गई। या तो सिर्फ राकेश लिखेंगे या राकेश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है जी। देखो बहुत सिंपल है यार, सिंपल सा है। इतना ही डिटेल में मैंने पहले भी पढ़ाया था, इतना ही छोटा सा टॉपिक होता है। और अभी जितना कम ध्यान दोगे, यूटीपीटी के लिए तो दे दो, मिड टर्म तक तो ये आता ही, कभी पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इससे ज्यादा बेहतरीन चैप्टर पढ़ चुके होंगे, वो है लेजर, वो है लेजर। ठीक है ना। तो ये आया राकेश। अब यहां पर होगा बेटा ये डिक्रीज, समझ रहे हो, और यहां पर ये हो जाएगा इंक्रीज एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। राकेश से माल खरीदा है उधार पर, राकेश तो बढ़ गया ना, राकेश बढ़ गया ना, राकेश इंक्रीज हो गया। माल खरीदा है तो परचेज आ गया, कितने का 50,000 रुपए। राकेश को माल वापस कर दिया, क्या होता है भैया सेल्स रिटर्न आया ना, सॉरी परचेज रिटर्न, रिटर्न कर दिया ना, तो ये आ गया बेटा परचेज रिटर्न कर दिया। तो हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गई 5,000। देखो 50,000 का माल खरीदा था तो मेरी लाइबिलिटी थी 50,000, 5,000 का माल वापस कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी 5,000 से कम हो गई। राकेश को पैसा पे कर दिया, कैश दे दिया राकेश को, 20,000 रुपए पे कर दिया, राकेश कम हो गया। माल और खरीद लिया राकेश से, ठीक है जी, और माल खरीद लो भाई, परचेज कितना खरीदा 10,000। अब देखो आगे वही वाली बात, इसका टोटल आमने सामने, ये आ रहा है ज्यादा, तो जो ज्यादा होता है वो दोनों डब्बों में आ जाता है 60-60। अब यहां बच रहा है बैलेंस, 60,000 में से 25,000 चले जाएंगे 35,000। आई रेस्ट माय केस, चैप्टर फिनिश, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, उल्टा बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन पढ़ा दिया होगा। कैसा लगा ये वन शॉट, जरूर 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 कमेंट में बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ ऐसी बातें आपको यहां पर पता चली होंगी जो कुछ कंफ्यूजिंग थी, कुछ ऐसी जो बात नहीं हो रही, और बहुत सारी ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं थी या टीएस गरेवाल में या डीके गोल्ड में, क्योंकि मेरी खुद की दिमाग की उपज है। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे ही सारे वन शॉट आते रहेंगे यार। पहले 5 में से अगर आपने कोई थ्योरी वाला नहीं देखा तो जाकर देख लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पहले ही बता दिया था, है हमारा। और ये वाला भी अब हम उस में डाल देंगे उस प्लेलिस्ट में। हमारे अब टोटल 6 चैप्टर हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा जर्नल। अगर वाउचर देखना है तो वो पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, क्योंकि बड़ा थ्योरेटिकल 10-15 मिनट का चैप्टर है। मैं अगला लेक्चर जो बनाने वाला हूँ वो जर्नल बनाऊंगा, लेकिन एक समय पर बनाऊंगा। पहले इतना चैप्टर आप कर लो। अकाउंटेंसी के अलावा बीएसटी, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी लेक्चर आ रहे हैं, और मेन चैनल पर मैथ्स के भी लेक्चर आ रहे हैं, कोर मैथमेटिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, बहुत जल्द रिलेशन फंक्शन भी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।